A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 के बारे में। तो अब तक हम जो चैप्टर वाइज जा रहे हैं और अब तक हम लोग 10 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग बात करने जा रहे हैं ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मेल करके बता सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस चैप्टर को जैसे कि ये वाली टाइमलाइन को आप फॉलो कर सकते हैं अपने रिवीजन पर्पस के लिए। अगर इस चैप्टर के बारे में मैं बात करती हूँ तो अभी तक आप क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। हम ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से पेलियोलिथिक एज के बाद हम लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड हमने देखा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आती है आयरन एज, जिसमें कि हम आर्यन इन्वेजन की बात करते हैं। आर्यन इन्वेजन में हमने दो पार्ट्स में पढ़ा आर्यन वाले पीरियड को, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हमने बात किया। बुद्धिज्म जैनिज्म को हमने डिटेल में पढ़ा और अब हम बात करने जा रहे हैं इन्वेजन, फॉरेन इन्वेजन। तो देखिए, जब भी कोई उस टाइम के जो कंट्रीज़ थे उसमें जो उस टाइम का जोग्राफिकल एरिया था, तो उस टाइम पे क्या था, जिस तरीके से इंडिया के अंदर अलग अलग डेवलपमेंट हो रहे हैं, अलग अलग जो किंगडम्स फ्लरिश कर रही है, तो सिमिलरली बाकी के वर्ल्ड में भी बहुत सारे बड़े बड़े किंगडम्स फ्लरिश कर रहे थे। कुछ हमारे से बहुत ज़्यादा पावरफुल थे अगर हम कंटेम्प्रेरीज को देखें, कुछ जो है हमारे से पहले हम बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, कुछ हमारे उस टाइम पीरियड के बाद। मतलब अलग अलग राजा आते रहे, अलग अलग किंगडम आते रहे, कुछ राजा उसमें से बहुत ज़्यादा फेमस हुए। तो अब बात सारी टेरिटरी की होती है। उस टाइम पर टेरिटरी की बात होती थी, क्योंकि जोग्राफिकल टेरिटरी आप जितनी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो उतने ही आपको रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता जाता है। तो रिसोर्सेज के एक्सेस के लिए जो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ करता था। ये हमने इंडिया के केस में भी बात करी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के केस में। अब हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड ओवर कॉन्टेक्स्ट में। तो वर्ल्ड ओवर कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखेंगे तो टेरिटोरियल जो पावर है उसको लेने के लिए जो है इन्वेजन होते हैं। तो इसी तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग जो फॉरेन रूलर्स हैं उन्होंने इन्वेड किया। कुछ लोग आए, कुछ लोगों को यहाँ पे बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं मिला, कुछ लोग आए, काफ़ी रेजिस्टेंस शो किया यहाँ के नेटिव लोगों ने। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डेट, क्योंकि हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम टाइम पीरियड की बात करेंगे। एक्सक्यूज मी। अगर मैं बात करती हूँ, इसमें दो चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं, इरानियन इन्वेजन एंड मैसिडोनियन इन्वेजन। तो दो बड़े बड़े पावरफुल किंगडम्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमको अपनी हिस्ट्री को समझने के लिए ज़रूरी है, राइट। तो अगर हम 500 BC के आसपास का टाइम पीरियड देखें, अभी हम बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़कर आए थे, तो 500 BC के आसपास का अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट जो है, इन नॉर्थ ईस्ट सेवरल प्रिंसिपैलिटीज अमर्ज अलॉन्ग विद मगधा एम्पायर। जो मगधा एम्पायर है, इसके साथ साथ और बहुत सारे एम्पायर्स जो हैं वो यहाँ पर फ्लरिश करना शुरू करते हैं इंडिया के पार्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट में जो है डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज। अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे छोटे छोटे ये हैं, देखिए, किंगडम्स। नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन था जहाँ पे मगध एम्पायर है, उसके बियॉन्ड वो ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, वहाँ पे बड़े बड़े किंगडम बन रहे थे। बाकी के जो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, वहाँ पे भी छोटे छोटे किंगडम्स बन रहे हैं। तो ये बात करने की कोशिश कर रहा है। तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे हमको क्या क्या देखने को मिलेगा? कंबोजास, गंधारास, मद्रासल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस मैप को देखेंगे, देखिए गांधारा, ठीक है, ये कश्मीर है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी किंगडम्स के नाम है। देखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना तो ज्योग्राफी को ज़रूर पढ़ लीजिए, ज्योग्राफिकली हिस्ट्री को पढ़िए। तो जहाँ जहाँ पे वो किसी किंगडम का आप नाम पढ़ रहे हैं, गंधारा, तो आपको पता होना चाहिए गंधारा कहाँ पे। अभी हम फॉरेन इन्वेजन की बात करेंगे तो मैं आपको आर्ट एंड कल्चर से जब उसको रिलेट करके बताऊंगी, तो गंधारा जो आर्ट है उसके अंदर हमको ईरानियन आर्ट की फॉर्म मिक्स मिलती है। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि भाई ज्योग्राफिकली वो उस एरिया में आया था, वहाँ पे इन्वेजन हुआ था, वहाँ पे लोग रहते थे, तो वहाँ पे आर्ट वो फ्लरिश करता है। तो इसलिए जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको ज्योग्राफी के साथ पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे भी फोकस करना है, राइट। सभी सब्जेक्ट को वैसे तो कोरिलेट करके पढ़ा करो यार। अब क्या बात हो रही है, यहाँ पे छोटे छोटे किंगडम्स थे। कोई बहुत बड़ा किंगडम जो था ऐसा था नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर राजा या किसी किंगडम की बात किया जाए। तो बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स हैं। 500 BC के आसपास की बात हो रही है। अब बात होती है कि भैया फॉरेन इन्वेजन हुए क्यों इंडिया में, ऐसा क्या था? अभी तो मैंने बात किया कि फॉरेन इन्वेजन बेसिकली क्यों हो रहे हैं, टेरिटोरियल सुप्रीमेसी के लिए हो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो फर्टाइल लैंड थी, फर्टाइल एरिया एंड रिच नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आपको देखते हैं तो वहाँ पे आपको रिवर सिस्टम मिलेगा। अगेन ज्योग्राफी, आपको यहाँ इंडस रिवर सिस्टम मिलेगा, गेंजेस रिवर सिस्टम मिलेगा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम मिलेगा, और फिर साउथ इंडिया में आपको अलग अलग उनकी 4 बड़ी बड़ी रिवर्स और फिर बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं इंडिया के अंदर। तो एग्रीकल्चर मतलब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इंडिया वॉज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज।
ईजी पेनिट्रेशन थ्रू द पासेज ऑफ हिंदू कुश। और दूसरा कारण क्या था, जो हिंदू कुश रेंज है, हिंदू कुश सुलेमान किरतार नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो बना रही है इंडिया का, तो जो वेस्टर्न पोर्शन में जो हिंदू कुश सुलेमान किरतार रेंजेस हैं जो मैंने आपको बताई दी हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे ईजी पैसेजेस हैं, तो जो पास है उसमें से जो दो पहाड़ों के बीच वाली जो जगह होती है उसको पास कहा जाता है। तो जो वो पास है वो इजी पास था, उससे जो है इधर वेस्टर्न जो कंट्रीज़ के जो लोग हैं या उनकी जो राजा है या किंगडम्स है वो लोग पेनिट्रेट इंडिया में कर पा रहे थे। पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, एब्सेंस ऑफ एनी ग्रेट एम्पायर। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हमने क्या देखा कि छोटे छोटे एम्पायर था, कोई इतना बड़ा मगध जैसा एम्पायर या कोई ऐसा एम्पायर नहीं था जो कि इनको बहुत पावरफुल जो है बैटल्स में इनके साथ पार्टिसिपेट कर पाए, तो ऐसा नहीं था। तो छोटे छोटे एम्पायर्स थे। तो छोटे छोटे एम्पायर होने की वजह से क्या होता है, छोटे छोटे एम्पायर होने की वजह से होता है कि कोई स्ट्रॉन्ग फाइट देने वाला इनको नहीं होता। तो ईरानियन इन्वेजन की बात करते हैं हम, दो इन्वेजन पढ़ेंगे इसमें, ईरानियन इन्वेजन एंड मैसिडोनियन इन्वेजन। तो ईरानियन इन्वेजन है, देखिए ये उनके किंग की फोटो बनी हुई है, जो इनका डारियस नाम का एक किंग था। तो एक्कीमेनियन जो इन्वेजन है, एक्कीमेनियन रूलर्स जो थे ईरानियन इन्वेजन में, मतलब एक्कीमेनियन रूलर्स, ये जिनकी एथनिसिटी की बात हो रही है। तो एक्कीमेनियन जो रूलर्स थे, ये दो रूलर्स हमारे यहाँ पर इन्वेड करते हैं। पहला था डारियस और फिर जेरेक्सस एंड डारियस जो है ये दो लोगों ने यहाँ पे इन्वेड किया। आई माइट बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, मतलब मुझे नहीं पता ईरानियन लैंग्वेज में इसको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, बट हमें जैसा समझ में आ रहा है हम वैसे कर रहे हैं, राइट। तो डारियस जो किंग है उसने इन्वेड किया पहला। तो एक्कीमेनियन जो रूलर है ईरान का, उसने क्या लिया, इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशन को एडवांटेज लिया। कैसे, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे किंगडम थे, तो इसको कोई बड़ा रेजिस्टेंस तो मिलने वाला नहीं था, इसको कोई बहुत बड़ी फाइट तो इसके साथ करने वाला नहीं था, तो उसने इस चीज़ का एडवांटेज उठाया। और 1516 BC के में जो है ईरानियन इन्वेजन होता है पहला। किंग डेरियस जो है वो इंडिया के अंदर एंटर करता है। पंजाब वाला जो एरिया है, वेस्ट ऑफ इंडस, ये सारी एरिया को जो है एक्वायर कर लिया जाता है और वो उनका एक प्रोविंस बन जाता है, जिसको वो सैट्रैपी बोलते हैं। ईरानियन लैंग्वेज में वो उसको सैट्रैपी बोलते हैं, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो उसको प्रोविंस बोला जाएगा। तो इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उधर से इन्वेजन होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई बहुत राजा नहीं था, तो कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता और डेरियस जो है ईरानियन प्रोविंस बना लेता है इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को। उसके बाद जो आता है डेरियस के बाद उसका सक्सेसर कौन होता है, जेरेक्सस। तो ये जेरेक्सस जो होता है सक्सेसर है डेरियस का, और वो क्या करता है, इंडियन सोल्जर्स जो है उनको एम्प्लॉय करता है। अच्छा, एक पहली बात आप समझ लीजिए, दो बड़े बड़े एम्पायर्स की बात हो रही है। देखिए ये पूरा का पूरा, ये देखिए पर्शियन एम्पायर है, ये वाला पूरा, ये आपको ऑरेंज दिख रहा है, और ऊपर आपको देखेंगे अगले मैप में मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रीक एम्पायर। तो दो बड़े बड़े एम्पायर्स की बात हो रही है। तो ग्रीक एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के बीच में आपस में भी फाइट है। ओवर द ईयर्स, ओवर द सेंचुरीज हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के भी राइवल्स हैं, राइट। तो अब क्या है, जेरेक्सस क्या कर रहा है, जेरेक्सस जो है एम्प्लॉय कर रहा है इंडियन सोल्जर्स को वॉर अगेंस्ट ग्रीस। तो ये ग्रीक एम्पायर जो है उसके अगेंस्ट में वॉर कर रहा है ईरानियन एम्पायर, तो वो इंडियन सोल्जर्स को हमारे अपने यहाँ पे एम्प्लॉय करता है। रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, टोटल जो थे ईरान के 28 सेट्रपीज थे, मतलब प्रोविंसेस थे। इसमें से क्या होता था, इंडिया उसका एक 20th नंबर का प्रोविंस था। होता क्या था, इंडियन सिपाही, इंडियन जो सेट्रपी हैं जिसमें फर्टाइल लैंड थी, पॉपुलस था, तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ से वेल्थ जनरेट होती थी इंडिया के इस पार्ट से। तो ऐसा बोला जाता है कि 1/3 ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ ईरान जो था वो पूरा एशियन प्रोविंस से आता था, जो कि बेसिकली उसमें सबसे मेन जो प्रोविंस था वो इंडिया था। तो जितना भी उनका रेवेन्यू अलग अलग एम्पायर से आता था, देखिए इतना बड़ा एम्पायर इनका, लेकिन जो इंडिया वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जिसको इन्होंने एक्वायर किया, इसमें से इनका 1/3 रेवेन्यू आ जाता था। इंडिया की बात हो रही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। तो इतना ज़्यादा वो कैसा था, इतना ज़्यादा रिच जो है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो इंडियन जो है 20th प्रोविंस था सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पार्ट ऑफ द पंजाब, वेस्ट ऑफ इंडस। तो ये जितना पोर्शन है वेस्ट ऑफ इंडस का, पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान का पार्ट है, ये सारा का सारा जो है उस टाइम पे ईरानियन प्रोविंस बन गया था, 20th नंबर उसका था। ईस्टर्न बॉर्डर जो है ईरान एम्पायर का, ये देखिए यहाँ पे देखो गंधार है। तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रिंसिपैलिटीज ऑफ गंधार एंड कंबोजा वर सबड्यूड। तो यहाँ पे कौन कौन से एम्पायर थे, गंधारा और कंबोजा। तो ये गंधारा और कंबोजा जो दोनों के दोनों हैं वो ईरानियन प्रोविंस बन गए। तो पहला इन्वेजन क्या देखने को मिलता है, हमें ईरानियन इन्वेजन देखने को मिलता है इंडिया में। क्या कारण थे ये आप समझ गए होंगे। तो दो किंग है मेनली, डेरियस एंड जेरेक्सस। इसका रिजल्ट क्या होता है, इंडो ईरानियन कॉन्टैक्ट जब होता है इन्वेजन के बाद, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में क्या पढ़ेंगे, मतलब वीकनेस पता चल जाती है इंडिया के बारे में लोगों को। तो इंडिया के उस टाइम की, जो उस टाइम पे जब उन्होंने इन्वेड किया था, बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है, BC की बात हो रही है,
उस ईरा की बात हो रही है, 5th सेंचुरी, फिर 4th सेंचुरी आएगी, फिर 3rd सेंचुरी आएगी। तो उस टाइम पे इनको पता चल गया कि भाई इंडिया में आपको इन्वेड करना ईजी है, क्योंकि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको राजा मिल नहीं रहा। तो ये पता चल गया। पेव द वे फॉर फर्दर इन्वेजन। अब जब आप एक बार इन्वेड कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है वीकनेस है भाई यहाँ पर, ये रास्ता है, तो इसमें आप फर्दर इन्वेड कर सकते हो। तो उसके बाद मैसिडोनियन, ग्रीक, शाका, सबका इन्वेजन आपको देखने को मिलेगा लेटर ऑन। सट्रपा सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्व्ड एज ए मॉडल फॉर लेटर डायनेस्टी। अब देखिए पहले अभी कौन आ रहे हैं, डेरियस और जेरेक्सस आ रहे हैं। डेरियस और जेरेक्सस ने क्या किया है, इंडिया वाली जो जगह है गांधारा और कंबोजा, उसको अपना प्रोविंस बना लिया और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो सेम जो मॉडल है ना, लेटर वाले जो किंग्स आएंगे हम पढ़ेंगे, अलेक्जेंडर की बात भी करेंगे तो उसने सेल्यूकस निकेटर के बारे में देखेंगे हम, तो उन्होंने भी सेम मॉडल अपनाया। उन्होंने उनको इंडिया वाले पोर्शन को अपना एक प्रोविंस बना लिया और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके भेजा जाने लगा। तो पॉलिटिकल इंपैक्ट में तो ये हो गया। ट्रेड में क्या इंपैक्ट हुआ, ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन बाय पर्शिया रूलर ओपन न्यू ट्रेड रूट। अब देखिए ये सारा तो पॉलिटिकल था, भी राजा ने इन्वेड कर लिया, ये सब कर लिया, बट जो नॉर्मल जनता है वो तो अपना अपना काम कर रही है। जो वहाँ के ट्रेडर्स हैं अब उनको नए ट्रेड रूट्स मिल गए। एक्सटेंट ऑफ वास्ट पर्शियन एम्पायर प्रोवाइडेड न्यू मार्केट फॉर इंडियन ट्रेडर्स। अब इंडिया की चीज़ें भी बहुत पसंद आती थी, इंडिया क्राफ्ट पे बहुत अच्छा है, तो इंडिया की चीज़ें भी बिकने लगी और इंडिया के अंदर बाकी की चीज़ें आने लगी, तो ट्रेड को बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। सेटलमेंट ऑफ फॉरेनर्स ऑन इंडियन सॉइल। अब बताइए कि कोई आएगा और उसको अपना प्रोविंस बनाएगा किसी जगह पर, तो पूरे के पूरे लोग तो वापस नहीं जाएंगे, वो अपने कोई ना कोई जो सोल्जर्स या उनके एडमिनिस्ट्रेटर उनको छोड़ के जाएगा। तो यहाँ पे उनके एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह लोगों को छोड़ के गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेटलमेंट शुरू हो जाता है ईरानियन लोगों का इंडिया के अंदर। तो ये 3 इम्पैक्ट आप समझ लीजिए। देखिए कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप समझते जाइए कि अगर इन्वेजन हो रहा है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। उसके आफ्टर इफेक्ट पॉलिटिकल लाइफ में है, ट्रेड में है, और वहाँ के लोग सेटल हो जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से हम आगे देखेंगे आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट होता है, इसी तरीके से रिलीजन का डेवलपमेंट होता है, इसी तरीके से वॉरफेयर अलग अलग सीखते हैं हम, और हम भी दूसरे लोगों से सीखते हैं ना। हम का मतलब है इंडियन लोग, राइट। इंडियन से मेरा मतलब अगेन इंडिया और पाकिस्तान वाली उससे नहीं है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से है, राइट। और क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑन आर्ट एंड कल्चर, जैसा मैंने आपको समझाया। तो आर्ट एंड कल्चर अब आपको फ्लरिश करेगा। आप देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर जो है उसके अंदर आपको ईरानियन जो है आर्ट की फॉर्म आपको मिलेगी। अशोका फॉलोड ईरानियन कस्टम्स ऑफ प्रीचिंग आइडियल्स बाय इंस्क्राइबिंग दैम ऑन स्टोन पिलर्स। ये स्टोन पिलर्स के ऊपर जो लिखवाते थे वो ईरानियन लिखवाते थे। सेम प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं अशोका द ग्रेट किंग। बहुत सारी जो आपको अशोका के आर्ट के अंदर जो सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी वो सारी की सारी ईरानियन सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। खारोष्टी जो स्क्रिप्ट है, एक नई स्क्रिप्ट आती है खारोष्टी, जो कि इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस होती है ईरानियन इन्वेजन के बाद। खारोष्टी जो स्क्रिप्ट है अर्मेनियन फॉर्म ऑफ राइटिंग है, इंट्रोड्यूस बाय पर्शियन, डेवलप्ड इनटू खारोष्टी स्क्रिप्ट रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये क्या कहाँ से लिखी जा रही है, इधर से लेके ऐसे लिख रहे हैं उर्दू की तरह। ऑल अशोकन इंस्क्रिप्शन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया वर रिटर्न इन खारोष्टी स्क्रिप्ट। तो जो भी वेस्टर्न पोर्शन जो था, नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया है, उसके अंदर जितने भी आपको पिलर इंस्क्रिप्शंस मिलेंगी अशोका टाइम पीरियड की, वो खारोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी गई। तो यू कैन टोटली अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे ईरानियन इन्वेजन हुआ था, तो उसी का इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस ऑफ कॉइनेज, अब कॉइन्स जो सिस्टम है उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। सर्कुलेशन ऑफ पर्शियन कॉइन इन इंडिया अफेक्टेड इंडियन कॉइनेज। पर्शियन कॉइन्स वर मोर रिफाइंड एंड एलिगेंट लुकिंग, सिमिलर मिंटिंग टेक्निक्स अडॉप्टेड इंडियन रूलर। तो उन्होंने देखा कि भाई ये लोग ज़्यादा एडवांस है कॉइन बनाने में, तो इन्होंने उनकी टेक्निक्स को एज इट इज़ कॉपी कर लिया या उससे काफ़ी कुछ सीखा। सिमिलरिटीज़ आप देख सकते हैं अशोका और एक्यूमेनियन पिलर्स के अंदर। एक्यूमेनियन क्या है, ईरानियन जो है किंगडम है उसी की बात हो रही है। देखिए एक्यूमेनियन पिलर में क्या है, यहाँ पे एकदम ऐसे एक एनिमल बना हुआ है, फिर उसका नीचे जो है एबेकस है, और ये नीचे क्या है, बेस है, ये शाफ्ट है पूरा। सेम हमारे यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, एनिमल सबसे ऊपर लॉयन, एबेकस ये इसके नीचे, उसके नीचे जो है ये बेस, और उसके नीचे शाफ्ट। तो आप देखेंगे दोनों के दोनों आर्ट फॉर्म में आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। इससे पता चलता है कि आर्ट और कल्चर और ट्रेड ये सारी की सारी चीज़ें डेवलप होती हैं जब भी कोई इन्वेजन होगा। जब भी हम इधर से उधर जाएंगे, उधर के लोग इधर आएंगे, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है। तो ये सारा आपने पढ़ा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने बात किया पर्शियन एम्पायर के बारे में। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में हम बात करेंगे ग्रीक इन्वेजन के बारे में, देन विल कंक्लूड दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से इन्वेजन जो है चीज़ों को चेंज करता है। मैं आपको हमेशा कह रही हूँ कि सारे जितने भी चैप्टर्स हैं इसको को रिलेट करते हुए पढ़िए। किसी भी चैप्टर को आपको अलूफ एक तरीके से नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी का तरीका ही वही है, वो एक चैप्टर में जो चीज़ पहले नहीं बताई उन्होंने, वो लेटर ऑन चैप्टर्स में वो जॉट डाउन करना पड़ता है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप बाकी लोगों को भी ज़रूर बताएं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।